CNN न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम CNN न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्कूल चले हम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मेडता सिटी शहर के उन बेस्ट स्कूल से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने एक नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके साथ ही हमारा कार्यक्रम उन अभिभावकों के लिए भी है जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं। इस स्कूल के कार्यक्रम के माध्यम से हम स्कूल की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। इसी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आज हम आप पहुंचे मेडता सिटी शहर के जोधपुर बोरुंदा रोड पर स्थित केसर देवी स्कूल में और स्कूल की निर्देशिका उषा चौधरी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि केसर देवी स्कूल की स्थापना कब हुई, किन उद्देश्यों के साथ ये स्कूल संचालित हो रहा है, इसके साथ ही इस स्कूल में विद्यार्थियों के लिए किन किन संसाधनों को जुटाया गया, इसके साथ ही किस तरह से कड़ी मेहनत यहाँ पर बच्चों के लिए की जा रही है। तो मैडम इस खास कार्यक्रम के लिए आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के अंदर आपका सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि केसर देवी स्कूल की स्थापना कब हुई और किन उद्देश्यों के साथ इस स्कूल की स्थापना को किया गया। केसर देवी स्कूल का प्रारंभ 3 मई 2012 को हुआ था और इस स्कूल की स्थापना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, जो कि मुझे अभाव लग रहा था कि यहाँ इस तरह की अच्छी शिक्षा के लिए कोई केंद्र नहीं है। तो हमने इस स्कूल का शुभारंभ इसी उद्देश्य को लेकर के किया कि ग्रामीण परिवेश के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर के और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। एक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रारंभ हमने करने की कोशिश की है। बिल्कुल, किन की प्रेरणा से ये पूरी स्कूल खुली, इसके साथ ही शुरुआती दौर में स्कूल्स में किस तरह की सफलता मिली, किस तरह के संघर्षों का सामना आप लोगों को करना पड़ा? इस स्कूल को स्थापित करने का मूल उद्देश्य मेरे स्वर्गीय ससुर जी जगाराम जी बेहरा, जो स्वयं एक अच्छे प्रधानाध्यापक के तौर पर जिन्होंने नागौर क्षेत्र में अपना कार्य किया था, उनकी स्मृति में तथा मेरी सासू माँ केसर देवी जी की स्मृति में हमने ये ट्रस्ट स्थापित करके स्कूल स्थापित शुरू की थी। केसर देवी जी के नाम से ही इस स्कूल का नाम केसर देवी स्कूल रखा गया। इस स्कूल में शुरू में पहले वर्ष में मुझे लगा था कि जो हम अपना उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, क्या पता इतनी बच्चों की हमें, लेकिन हमारा एक लक्ष्य था कि चाहे कितने ही कम बच्चे आएँ लेकिन हमें एक अच्छी शिक्षा देनी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके लेकिन इस क्षेत्र में मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे प्रथम वर्ष में ही 80 बच्चों की प्रवेश हुआ और वो प्रवेश निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह भी यही है बढ़ने की कि आप अगर एक अच्छी शिक्षा देते हैं, एक बढ़िया वातावरण देते हैं, तो ज़रूर अभिभावक भी प्रभावित होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ भेजें। और इस मामले में जो हमारे यहाँ की टीम है उसका वर्क इतना अच्छा है कि वो निरंतर प्रगति पर चल रहे हैं और आज हमारे विद्यालय के बच्चों की संख्या लगभग 1000 के आसपास है। और मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ कि जो पौधा लगाया था वो आज एक वृक्ष का रूप ले रहा है। और इस बारे में आगे के लिए प्रियंका आपको जी मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बताएं कि शुरुआती दौर के अंदर पहला जो सत्र था उसमें 80 विद्यार्थी थे और 1000 तक का सफर केसर देवी स्कूल ने तय कर दिया, तो इसके पीछे केसर देवी स्कूल्स ने कितनी मेहनत करी, किस तरह के प्रयास है केसर देवी स्कूल्स के द्वारा किए गए? इसके साथ ही जब से स्कूल्स की स्थापना आपने करी तब आपने जिस उद्देश्य के साथ ये स्कूल स्थापना करी, क्या आज उन्हीं उद्देश्यों के साथ ये स्कूल आगे बढ़ रही है? सबसे पहली बात तो ये थी कि आपका प्रथम वर्ष होता तो आपको लगता है कि बच्चे किस श्रेणी के आएंगे, कितने आएंगे। मेरे पास क्योंकि मैंने 4th तक ही लिया था, मुझे पता था कि आपको 5th से आगे अलग मान्यता लेनी पड़ेगी 8th के लिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप चले। पहले हमने 4th तक की मान्यता ली तो हमें 1 साल मिल गया कि हम आगे 8th की मान्यता के लिए अप्लाई कर सकें। 4th में हमारे 4th तक के बच्चे जो आए वो आगे हमें मिलते रहे। तो 5th में फिर हमने जब 1 साल पूरा 5th हुआ तो हमने 8th की मान्यता के लिए लगाया। तो हम धीरे धीरे चले और धीरे धीरे चलने से वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, वही वाली बात रही कि हम जिस धीमी गति से चलते रहे उससे हमें निरंतर सफलता मिलती रही। और जहाँ तक संघर्षों का सवाल है, वो तो आप कोई भी नई चीज़ शुरू करेंगे तो आपको संघर्ष करने ही पड़ेंगे। जैसे हमने CBSE के हिसाब से नई बिल्डिंग बनाई तो उसके लिए भी हमें लोन लेना पड़ा, क्योंकि मैं खुद एक टीचिंग जॉब से ही रिटायर हुई थी, मेरे हस्बैंड भी इसी जॉब से थे। तो दिखती बात है कि आपके पास इतनी सॉलिड अमाउंट नहीं होता है कि आप करोड़ों की प्लानिंग कर सकें। लेकिन हाँ, लोन आजकल गवर्नमेंट फैसिलिटी से हमने जो किया उससे हमें आज
हम ये मान रहे हैं कि जो हम क्योंकि हमने पहले सुविधाएं दी बच्चों को, उसके बाद बच्चे मांगे जी। ये नहीं कि हमारे पास सुविधाएं तो है ही नहीं और हम प्रचार प्रसार करें। मतलब हमारी स्कूल का मूल उद्देश्य ये है कि आप गलत प्रचार मत करिए और गलत राय मत दीजिए जी। और गलत गाइडेंस बिल्कुल नहीं किसी को भी। तो जो आप सही रास्ते पर चलते हैं और एक सही रास्ता चुनते हैं तो उसमें आप कभी असफल नहीं होते, मैं ये मानती हूँ। उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। मेरी ये मान्यता है कि आप अच्छे और सीधे रास्ते पर चलते रहो। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं गलत रास्ता पकड़ लें। बिल्कुल। तो किसी स्कूल की सफलता के लिए शिक्षकों की और पूरी जो टीम जो होती है उनका चुनाव की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में कैसर देवी स्कूल्स के अंदर किस तरह के शिक्षकों का चयन किया जाता है, इसके साथ ही उन शिक्षकों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके? हमारे यहाँ जो टीचर्स लिए जाते हैं एजुकेटेड, पूरी उनकी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो कम से कम आपको उसकी नॉलेज, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स हमारे यहाँ आते हैं, हमारी प्रिंसिपल जो है वो इस मामले में इतनी वेल नॉलेज है कि वो उनको अपने हिसाब से गाइड करके, टैकल करके उनको इस लेवल पर ले आती हैं कि जब वो क्लास में टीचर जाते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। और उसका ये भी परिणाम होता है कि बच्चे जो हैं, क्योंकि यहाँ ये पहले कहा जाता है, टीचर को एक बात पहले समझाई जाती है कि आपके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो बच्चे हैं, ना आप उनको मतलब एक तो हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स ये भी हैं कि आप किसी बच्चे को टॉर्चर या किसी तरह का कोई पनिशमेंट है नहीं। आप अगर पनिशमेंट दें तो ऐसा दें जो पॉजिटिव हो, जो बच्चे के इम्प्रूवमेंट में सहायक हो। तो हम इसी तरह की कोई जो गाइडेंस देते हैं टीचर्स को भी कि वो टीचर्स उसी तरह से बच्चों को टैकल करें। और क्योंकि हमारे यहाँ छोटे से लेकर बड़े हर कैटेगरी के बच्चे आते हैं, तो हर बच्चे की आप ये मान के चलो, घर में भी दो भाई बहन एक से नहीं होते, तो इतने सारे बच्चे जो हैं उनके सबके अलग दिमाग होते हैं। उनको उस लेवल पर लाने के लिए स्टाफ और प्रिंसिपल, इनका हार्ड लेबर ही काम करता है। और इस मामले में मैं मेरे स्टाफ की और प्रिंसिपल की प्रशंसा करूंगी कि बहुत अच्छा लेबर करते हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट हमारे यहाँ का है कि बच्चा जो आ जाता है एक बार, कोशिश उसकी यही रहती है कि वो यहीं से अच्छी शिक्षा लेकर के जाए। और हम अभिभावकों को फोर्स कभी नहीं करते कि आप अपने बच्चे को यहाँ भेजिए। हाँ, हम उनको अपने स्कूल की अच्छी चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करते हैं कि ये हमारे यहाँ सुविधाएँ हैं, ये अच्छा ही हैं, आप इच्छा है तो अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेजिए। और वो हमारे यहाँ भेजते हैं। और हमारे यहाँ माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हम 4 बच्चों को पढ़ाते हैं, वो 4 बच्चे आगे जा कर के उनके पेरेंट्स हमारी प्रशंसा करते हैं। यहाँ से जो बच्चे सीकर जाएँ, चाहे कोटा जाएँ, जयपुर जाएँ, हमारे यहाँ से बच्चे DU में भी गए हुए हैं, लड़कियाँ गई हैं, लड़के भी गए हैं, और हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो खुद हमारी प्रशंसा, हमारे स्टाफ की, हमारी टीचिंग की प्रशंसा करके हमारे यहाँ बच्चे भेजते हैं। और इस चीज़ को हम मानते हैं कि बच्चे खुद जब आपके स्कूल के बैकग्राउंड को आगे हाईलाइट करते हैं तो अपने आप स्कूल में बच्चों की एडमिशन्स होते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। और बाकी क्या है कि जो स्टाफ है हमारा, प्लस जो हमारा मैनेजमेंट, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल और हैं, 24 आवर्स वाली बात होती है। मेरी प्रिंसिपल 24 आवर्स जो है वो हर एक बच्चे के पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहती है। किसी भी समय घर से किसी बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोन आता है तो वो अटेंड करेगी और वो उनको जवाब देगी। कभी ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी, मतलब, तो इसलिए भी पेरेंट्स को थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम जब भी कभी भी इस स्कूल में जाएंगे या कुछ भी तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। और इस वजह से भी लोग जो हैं वो जुड़ते जाता है। बिल्कुल। और कैसर देवी स्कूल की ये निर्देशिका उषा चौधरी जी थे जिन्होंने अब तक के स्कूल तक के सफर को बताया। और इस खास बातचीत में हमारे साथ अब जुड़ चुकी है स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका बेहरा जी। नमस्ते मैम, सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम का में आपका स्वागत है। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि कैसर देवी स्कूल मेडता सिटी शहर की बाकी स्कूलों से अलग कैसे है और क्या विशेषताएं इस कैसर देवी स्कूल्स में जो कि बाकी स्कूलों से इस स्कूल को हटकर खड़ा करती है? कैसर देवी स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा है शुरू से ही। यहाँ पे एक ही तरह का मीडियम हमने चूज़ किया था, दोनों मीडियम नहीं चलाए। और दूसरा, हमने जब इसमें CBSE की मान्यता ली तो अब ये सिर्फ CBSE इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ एक ही बोर्ड पढ़ाया जा रहा है और एक ही तरह के सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं।
इस तरह से एक तो ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हमारे जो टीचर्स हैं या हमारा जो पूरे जो कैंपस है वहाँ पर एक ही लेवल के बच्चे आएंगे और एक ही लेवल के टीचर्स उनको पढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ जो हमें अलग करती है कि हमारी स्कूल जो है एजुकेशन के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है या जो स्पोर्ट्स है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देती है और ये हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे एक अगर एक्टिविटी होगी क्लास में तो उसमें सारे बच्चों के लिए वो कंपल्सरी है, चाहे वो बच्चा इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो छोटे लेवल से जब बच्चा कोई भी चीज़ में पार्ट लेने लगता है तो धीरे धीरे एक साल उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, अगले साल कम होता है, तीसरे साल में आते आते वो बहुत इंटरेस्ट से उन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है। तो ये चीज़ भी हमें बाकी लोगों से अलग करती है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए ऐसा नहीं है या टीचर्स के लिए भी नहीं है कि आप चूज़ करके बच्चों को कोई एक्टिविटी कराओ। जैसे कि हमने बचपन में देखा था कि हमारी स्कूल में भी डांस होते थे तो जिन्हें डांस आ रहा है उन्हीं को कराएंगे, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। आपको डांस नहीं आता है तो भी आपको कराएंगे, तो आपको आने वाले टाइम में आप में कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल सेम ये स्पोर्ट्स में भी है। स्टार्टिंग की क्लासेस में हम हर बच्चे को हर स्पोर्ट्स में रखना चाहते हैं। कई पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, चलो उनकी भी हम रिटर्न में लेकर के उस बच्चे को नहीं खिला पाते, बट हमारा ये रहता है कि हर बच्चा हर एक्टिविटी हर स्पोर्ट्स में एक बार पार्ट ले अपनी लाइफ में, तभी वो जानेगा। एटलीस्ट वो नहीं अच्छा प्लेयर बनेगा तो उस गेम के रूल्स उसको पता होंगे जो कहीं ना कहीं लाइफ में उसके जरूरत। इसके लिए स्कूल्स के अंदर किन किन कौन कौन से गेम्स हर बार आयोजित हो रही है, किस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, अब तक की जो प्रतियोगिताओं के अंदर किस तरह के रिजल्ट निकल गए हैं, विद्यार्थियों ने किन खेलों के अंदर अपना परचम लहराया, स्कूल्स का नाम रोशन? जैसे पहले जैसे कि आपको बताया कि स्कूल को छोटे लेवल से ही शुरू किया था, तो छोटे बच्चों के हिसाब से जैसे जो गेम्स होते थे, स्केटिंग हो गया या इंडोर गेम्स हो गए, इनमें हम ज़्यादा आगे आए। उसके बाद धीरे धीरे हर साल एक नया गेम ऐड किया हमने। अब इस तरीके से गेम आयोजित किए जाते हैं कि एक तरह का टूर्नामेंट यहाँ पे हम कराते हैं जिसमें सभी क्लास के सभी विद्यार्थियों की टीमें बनाई जाती हैं। उन टीम में हर बच्चा आएगा और फिर उनका आपस में पहले इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है। इंटर स्कूल कंपटीशन के बाद में उन बच्चों के लिए आगे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे लगभग स्कूल के हर साल 400 के करीब बच्चे जो हैं वो पार्ट लेते हैं और उनमें से जिन बच्चों का स्टेट में सिलेक्शन होता है तो वो बच्चे स्टेट में हम उन्हें लेकर के जाते हैं। कुछ बच्चों का नेशनल में भी होता है तो वो नेशनल भी खेलते हैं। जब से स्कूल को CBSE की मान्यता मिली है तो हम दोनों ही खेलों में जो राज्य स्तर के जो RBSE बोर्ड द्वारा कराए जा रहे हैं उनमें भी पार्ट लेते हैं और जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे CBSE बोर्ड द्वारा जो कराए जा रहे हैं उनमें भी हमारे बच्चे पार्ट लेते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे जैसे आप देखें वॉलीबॉल है, योगा है, कबड्डी है, खो खो है, स्विमिंग कंपटीशन में हमारे बच्चे जाते हैं, टेबल टेनिस है, चेस है, मतलब आप माने कुल 15 गेम ऐसे होंगे जिनमें हमारे बच्चे पार्ट लेते हैं और आगे भी हम हर साल एक नया गेम जैसे ऐड करते हैं तो इस साल भी हम कुछ नए गेम ऐड करते हैं। बिल्कुल। मैम अगर बात कर ली जाए तो कोई भी अभिभावक जो किसी स्कूल्स में देखता है तो वहाँ के सुविधाएं और संसाधनों को देखता है कि एक विद्यार्थी अच्छे माहौल में अगर पढ़ाई करे तो उन्हें क्या सुविधा और संसाधन मिले। तो अगर केसरदेवी स्कूल्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर क्या सुविधाएं और संसाधन जो है वो जुटाए गए विद्यार्थियों के लिए? सुविधाएं और संसाधन जुटाना तो बहुत आसान है पर उनको आगे यूज़ करना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से हमारी स्कूल में जैसे सब तरह की लैब्स अवेलेबल है बच्चों के लिए, लाइब्रेरी अवेलेबल है, हमारे पास एक्टिविटी हॉल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और नियमित पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे कोई महीने में एक एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी का आयोजन किया जाता है। तो उनके लिए अलग अलग हॉल बने हुए हैं, हमारे पास प्ले ग्राउंड्स हैं, हमारे पास छोटे बच्चों के लिए अलग और जो सीनियर लेवल के बच्चे हैं उनके लिए अलग से कंप्यूटर लैब्स हैं। तो
बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं और उनको नियमित उपयोग भी किया जा रहा है बच्चों द्वारा। और जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं या बच्चों के लिए अदर एक्टिविटीज़ में हम माने कि जैसे हम अगर ड्राइंग का कुछ कराते हैं तो हम अलग से पूरा 1 मंथ वही एक्टिविटी कराते हैं। डांस क्लासेस लगाते हैं तो पूरा 1 मंथ के लिए हम हर बच्चे के लिए वो डांस क्लास का आयोजन करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ है या जो अदर हम इनको देना चाहते हैं वो हम दे भी रहे हैं और बच्चे उनका अच्छे से बिल्कुल। मैडम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल के अंदर जो है वो मेधावी छात्र, इसके साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे गरीब तबके के बच्चे हैं जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए किस तरह के स्कूल जो प्रयास करती है ताकि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके साथ ही किस तरह से सपोर्ट जो है इस तरह के पेरेंट्स को, इस तरह के बच्चों को मिलता है आपकी स्कूल की तरफ से? सबसे पहले तो जो हमारे स्कूल का बेस्ट पार्ट है वो है हमारा प्री प्राइमरी सेक्शन जी। उसे ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे, ग्रामीण भी कहूँ तो मैं मेड़ता, अगर सिटी का भी कोई बच्चा है, आजकल अभिभावकों को इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके या उनकी छोटी छोटी चीज़ों को सही कर सके जी। तो हमने ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें बच्चे को शुरुआत से इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आने वाले टाइम में उसको आगे ट्यूशन की, कोचिंग की या किसी की भी मदद की ज़रूरत ना पड़े। तो जो बच्चा हमारे यहाँ नर्सरी से पढ़ रहा है तो इस कोर्स को हमने नर्सरी और प्रेप 2 में डिवाइड किया है। जो आमतौर पे बाकी स्कूलों में 3 या 4 साल का कोर्स है उसको हमने 2 साल में ही डिवाइड किया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 4+, 5+ होकर के गाँव से पेरेंट्स उन्हें भेजते हैं और आने वाले टाइम में उनको लगता है कि हमारे बच्चे को आगे कर दिया जाए, तो उस चीज़ को ख़त्म करके हमने कोर्स को ही 2 साल में डिवाइड किया। और अब उन्हें इस तरीके से उनकी नींव बनाई जाती है कि वो जब बच्चा फर्स्ट में आता है तो वो अपनी किताब पढ़ सकता है, अपनी डायरी पढ़ सकता है, उससे ये पता रहता है मुझे होमवर्क कहाँ मिला है। तो अगर कोई भी पेरेंट्स उसकी हेल्प नहीं कर सकता है तो भी बच्चा खुद से अपना काम करेगा। और यही आने वाले सालों में उनको आगे से आगे ट्रेन किया जाता है। जब वो 2nd में आते हैं, 3rd में आते हैं, 4th में आते आते बच्चा 5th तक एकदम उसे चाहे टीचर की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़े, वो सेल्फ अपना सारा काम खुद से कर सकता है। फिर भी टीचर्स, बहुत बच्चे ऐसे आते हैं, जैसे अब कोई नया बच्चा आ गया जो सीधा 1st में आया, 2nd में आया, तो उन बच्चों को थोड़े इश्यूज आते हैं, उन्हें होमवर्क नहीं समझ आ रहा है, रीडिंग नहीं आ रही है, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है जी। या हमारी स्कूल के कोई ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर माने या जो राइटिंग गंदी करते हैं, तो आने वाले सालों में उन पे मेहनत की जाती है। उन बच्चों को अलग से एक पीरियड दिया जाता है जिसमें टीचर अलग से लेके बैठता है, उनकी जो बारीक जो कमियां उनको सुधारा जाता है ताकि वो आगे आने वाले टाइम में अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छा रिजल्ट दे सके, और जो हमारा मेन मोटिव है, मतलब जो अच्छी शिक्षा जो जी। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैम भी कह रहे थे अभी कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए पूरी विद्यालय इसी उद्देश्य के साथ स्थापना की गई। तो ऐसे में मेड़ता सिटी शहर के साथ साथ आसपास के कितने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कौन कौन से गांव से यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं? इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो अब तक की कैसे स्कूल की उपलब्धियाँ कह रही है, परीक्षा परिणाम, बोर्ड परीक्षा परिणामों के अंदर क्या विशेष उपलब्धियाँ अब तक की रही है? लगभग मेड़ता के चारों तरफ से 35 से 40 किलोमीटर तक के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। मुख्य रूप से अगर किन गांवों का नाम अगर आप लेना चाहेंगे जहाँ तक के विद्यार्थी यहाँ पर आप देखें, अगर पादू साइड से इधर डेगाना की तरफ जाएं तो बगड़ से भी आगे के कुछ बच्चे, और इधर आप गोटन साइड में जाते हैं तो बासनी है, लांबा है, मेड़ता रोड से भी आगे के कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और जोधपुर साइड में अपन जाते हैं तो बोरुंदा तक के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, जसनगर तक के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, और इनके बीच में जितने भी गांव हैं, इंटीरियर की ढानियाँ हैं, सब जगह से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। और मैं जैसा कि आपको बताऊंगी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बस उन्हें एक सही दिशा नहीं मिलती है, जो हम लोग उनके लिए करना चाहते हैं कि उन्हें एक सही दिशा दिखाएं, आगे चल कर के वो किसी भी फील्ड में पीछे ना रहें, उनका कॉन्फिडेंस, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट
आज हमारे स्कूल में लगभग 1000 बच्चे अगर हैं तो आप जब देखेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कौन बच्चा सिटी का है कौन गाँव का, क्योंकि सबका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि वो सब एक जैसे ही लगते हैं जी। और जब वो बाहर जाते हैं, जैसे मेड़ता से बाहर भी हमारे बहुत बच्चे जाते हैं पढ़ने, और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो छोटी एज में ही जाते हैं कि किसी का ट्रांसफ़र हो गया या अपने पेरेंट्स के साथ, तो हमें उनके जो रिव्यूज़ मिलते हैं कि मैम हमारा बच्चा यहाँ भी बाकी बच्चों से आगे जी। तो अगर बड़ी सिटीज़ में जाकर भी अगर मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है और मैं मानूंगी कि उन बच्चों की भी मेहनत है। बिल्कुल मैम, इस बार का सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम भी कह सकते हैं स्कूल का बेहतरीन रहा। हम लोगों ने स्कूल्स के बच्चों के इंटरव्यू भी करे थे, तो किस तरह से परीक्षा परिणाम इस बार के रहे, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अभी 5 साल हुए हैं हमें सीबीएसई की मान्यता मिले हुए और हर वर्ष हमारे बच्चे जो है वो मेड़ता में टॉप करते हैं। मेड़ता की जितनी भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनमें हमारी स्कूल के बच्चे जो है वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं टॉप पर रह कर के, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है जिसे मैं मानती हूँ। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं तो उन्होंने भी हमारा नाम रोशन किया है। हमारे यहाँ से बच्चे एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए हैं, आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स लेते हैं, पेरेंट्स को लगता है आर्ट्स वही लेगा जो सबसे पीछे रहेगा, पर आर्ट्स लेकर के भी बच्चे जो है आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं हमारे बच्चे। तो ये चीज़ अपने आप में एक उपलब्धि है। एक बच्चा हमारा जर्नलिज्म कर रहा है जो मेड़ता के लिए अपन माने तो सोच भी नहीं है पेरेंट्स की कि हमारे बच्चे जर्नलिज्म करें। आज के टाइम में सब डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं उनकी बारीकियां देख देख करके। तो बच्चा भी जब अपनी पसंद का सब्जेक्ट लेकर के और अपनी रुचि वाले क्षेत्र में अगर आगे बढ़ेगा तो वो अपने आप में सबसे अलग ही होगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है ये उन्हें गाइड करना ये टीचर्स कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। पेरेंट्स का जो सपोर्ट हमें मिलता है या उनका जो इंटरेस्ट हमें मिलता है कि जब बच्चा 10th पास हो गया, 12th पास हो गया, तो पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि मैम अब क्या कराएं। तो जो हम उन्हें गाइड करते हैं तो वो हमारी बात को समझते हैं, अपने बच्चे की बात को समझते हैं और उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। केसरदेवी स्कूल्स के आने वाले दिनों के अंदर किस तरह के गोल हैं? केसरदेवी स्कूल्स आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को कहाँ देखता है? अभी बहुत ऊंचाई पे हमें जाना है और जो जैसे आपने कहा था चुनौतियों में कैसी चुनौतियाँ, तो ग्रामीण क्षेत्र अपने आप में ही एक चुनौती है जिसका सामना हम प्रतिदिन कर रहे हैं। बट वही चीज़ है कि जब ये उपलब्धियाँ मिलती है तो ये हमें और मोटिवेट करती हैं कि हम और अच्छा कर सकते हैं, अगली बार और अच्छा। अब जो आने वाला टाइम है वो आप जैसे जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो अब हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा कि हम छोटे लेवल से 3rd 4th क्लास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी अच्छी लैब सेट कर रहे हैं और अच्छा ऐसा सिलेबस ला रहे हैं जो बच्चा छोटे से ही पढ़ेगा तो आने वाले सालों में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अपना नाम करेगा और ये उनके लिए एक सहूलियत भी होगी, क्योंकि आज हम इतने अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पर उन्हें करना ही पड़ेगा, ये उनकी ज़रूरत होगी। तो इस चीज़ में हम आगे जाएंगे। दूसरा, जैसे जब से कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बच्चों का सोशल मीडिया पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है मोबाइल के कारण, तो इसको अपोज करने के लिए हम सोच रहे हैं कि हम गेम्स में ज़्यादा जाएं, बच्चों का ध्यान में डालें। बच्चों का ध्यान जो है तो बहुत बच्चों को हम, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे 1000 में से 400 बच्चों को हम बाहर खेलने भेज सकते हैं और स्कूल के अंदर जो इंटर हाउस तो हर बच्चे को खेलना कंपलसरी है, तो वैसे हम और मोटिवेट कर रहे हैं और नए गेम्स ला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाएं। बहुत बच्चे हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं खेल नहीं सकता, ये वीक है, खाना कम खाता है, तो उनको हम इंडोर गेम्स में ले रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर लगभग 2 महीने तक इंडोर गेम्स की क्लास भी लगती है और एक टूर्नामेंट होता है बहुत अच्छे लेवल का, तो जिसमें हर बच्चा पार्ट लेता है, तो वो भी लेवल्स में होता है। फर्स्ट लेवल में हर बच्चे लेंगे, फिर सिलेक्टिव, वैसे करके तो बहुत बच्चे इसमें आगे आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमारा मन है कि हर बच्चा एक स्पोर्ट्स में परफेक्ट हो,
चाहे वो पढ़ाई के साथ साथ इतना अच्छा हो कि वो नेशनल लेवल तक जाए, इसकी हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने आगे के लिए ग्राउंड्स भी तैयार करवाए हैं, तो जिसका यूज़ बच्चे करें ज़्यादा से ज़्यादा, और पढ़ाई के साथ साथ मतलब हमने ये माना है कि वो इस चीज़ में आगे बढ़े। बिल्कुल, धन्यवाद इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी केसर देवी स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका बेहरा, जो कि साफ तौर पर स्कूल की विशेषताओं को बता रही थी। इसके साथ ही केसर देवी स्कूल ने कड़ी मेहनत के बदौलत शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक नया आयाम स्थापित किया है। ऐसे में अगर आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं और अपने बच्चे के लिए किसी बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं, तो एक बार केसर देवी स्कूल का आप विजिट कर सकते हैं। केसर देवी स्कूल्स में आकर यहाँ के संसाधनों की, यहाँ के सुविधाओं की, यहाँ के शिक्षा की उपलब्धियों को जान सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम एक बार फिर एक नई स्कूल के साथ आपको रूबरू करेंगे, नए स्कूल के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन सीपी पुजारी के साथ सुशील दिवाकर, मेड़ता सिटी।